160 मिलियन सूर्य पूर्ण अंधकार में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल की इस जोड़ी का वर्णन करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, जिसे खगोलविदों ने दिसंबर 2021 में खोजा था। इन दो राक्षसों का संलयन एक रिकॉर्ड के करीब होगा। पृथ्वी से दूरी केवल 89 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है, यह इतना करीब नहीं है, लेकिन एक दिन हम निश्चित रूप से प्रकाश अंतरिक्ष यान की तुलना में तेजी से आविष्कार करेंगे, और फिर हमें निस्संदेह सबसे खतरनाक वस्तुओं से बचने के लिए एक स्टार गाइड मैप की आवश्यकता होगी। ब्रह्मांड ब्लैक होल कौन से हैं जो निकट अंतरिक्ष में कोने के चारों ओर झूठ बोलते हैं और हमारी प्रतीक्षा करते हैं? एक ब्लैक होल न केवल आपको चूस सकता है, बल्कि आपको भून भी सकता है। और ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक गुरुत्वाकर्षण राक्षसों की मांद कहाँ है? क्या हम अगले दरवाजे पर ब्लैक होल का सामना कर सकते हैं? खगोलविदों ने हाल ही में टेलीस्कोपियम तारामंडल में एक बाइनरी स्टार की खोज की, और यह एक बोनस उपहार के साथ आता है, एक तीसरी अदृश्य वस्तु जो सूर्य से 5 गुना भारी ब्लैक होल है, लेकिन इसका अविश्वसनीय घनत्व इसे सिर्फ 30 किलोमीटर व्यास का बनाता है। अपने जहाज को इस ब्लैक होल में गिराना इतना आसान नहीं है, भले ही आप चाहें। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी चिंतित हैं, क्योंकि यह सचमुच हमारे पिछवाड़े में घूमता है, पृथ्वी से सिर्फ 1000 प्रकाश वर्ष दूर। तो चलिए इस ब्लैक होल का नक्शा बनाते हैं। भले ही यह छोटा है, हमारे ग्रह से 1500 प्रकाश वर्ष दूर मोनोसेरोस तारामंडल में एक और असामान्य ब्लैक होल है, जिसका व्यास केवल 10 किलोमीटर है। यह छोटी वस्तु एक नरम खिलौने की तरह पड़ोसी लाल दानव को खींचती और कुचलती है। यह ब्लैक होल तारे से 2.6 गुना भारी है। यदि हम इस छोटे राक्षस को नहीं देखते हैं, तो हमारा अंतरिक्ष यान हमारे मिल्की वे के इंटरस्टेलर बाहरी इलाके में लाल विशालकाय से उड़ते समय अतिभारित हो सकता है। ब्लैक होल के समान दर्जनों ज्ञात वस्तुएं हैं। वहीं खगोलविदों का मानना है कि हमारी आकाशगंगा में कम से कम 10 मिलियन ब्लैक होल बड़े सितारों से बने हैं। ऐसी छोटी वस्तुओं को खोजना और उनका मानचित्रण करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे अंतरिक्ष यात्रा के लिए कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं करती हैं। वैसे भी, लेकिन अगर चीजें अलग होती तो क्या होता? क्या होगा यदि सुपर मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण एक समान ब्लैक होल किसी तरह हमारे ग्रह के पास दिखाई दे? ब्लैक होल पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा और साथ ही समय बीतने को धीमा कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रह का ब्लैक होल तक जाने का मार्ग पृथ्वी पर केवल कुछ ही मिनटों का समय लेता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के आधार पर यह 2 घंटे, दिन या यहाँ तक कि महीनों या वर्षों में बदल जाएगा। हम अंतर नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी पर्यवेक्षक होता, तो वे ग्रह को तेजी से बदलते हुए नोटिस करते। शायद इस व्यक्ति के लिए विकास के लाखों वर्ष 1 मिनट में उड़ जाएंगे। लेकिन पृथ्वी के पास एक ब्लैक होल के दिखने की भविष्यवाणी करना असंभव है। क्षितिज पर कोई काली डिस्क नहीं होगी, आकाश काला नहीं होगा। हमारे ग्रह को केवल 2 सेंटीमीटर या 1 इंच के 8/10वें हिस्से की त्रिज्या वाले ब्लैक होल द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगर एक दिन ऐसी वस्तु से हमारा सामना हो जाए, तो हमारी मृत्यु बहुत अचानक हो जाएगी। किसी भी ब्लैक होल का एक घटना क्षितिज होता है, जिसके निकट ज्वारीय बल सक्रिय होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव असमान होता है। पृथ्वी के एक तरफ विपरीत से अधिक गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होगा। तथाकथित स्पेगेटी राष्ट्र शुरू होगा। पूरे ग्रह के उदाहरण में इसकी कल्पना करना काफी कठिन है,
लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो यह आसान है। यदि आप पहले एक ब्लैक होल में गिरे तो आपके पैर आपके सिर की तुलना में गुरुत्वाकर्षण से अधिक तीव्रता से आकर्षित होंगे। वे पहले खींचे जाएंगे। इससे भी बदतर, आपके हाथ विपरीत दिशा में थोड़ा खींचे जाएंगे। नतीजतन आप न केवल बाहर खींचेंगे बल्कि अपने केंद्र की ओर भी सिकुड़ेंगे। कुछ बिंदु पर आप महसूस कर सकते हैं कि आप अजीब महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह समझने का समय नहीं होगा कि क्या हो रहा था। आप सेकंड के एक मामले में खींचे चले आएंगे। पृथ्वी के ब्लैक होल में गिरने की तुलना केवल सर्वनाश से की जा सकती है। आप मोड़ने में सक्षम नहीं होंगे पृथ्वी इतनी बड़ी शक्ति के साथ इसे नुकसान पहुंचाए बिना। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ज्वारीय शक्तियां आपकी नदियों और झीलों, जंगलों और पूरे ग्रह को परमाणु के धागों में बदल देंगी और फिर विलक्षणता इसे सचमुच कुछ भी नहीं में विभाजित कर देगी। लेकिन कितनी जल्दी यह होगा, और यदि ऐसा होता भी है तो यह ब्लैक होल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष राक्षसों में से कौन सबसे बड़ा है? हमारा निकटतम सुपरमैसिव ब्लैक होल 26,000 प्रकाश वर्ष दूर धनु नक्षत्र में स्थित है पृथ्वी से। मिल्की वे में सबसे खतरनाक वस्तु है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। अरबों वर्षों से यह अतिरिक्त विशाल अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हर चीज को निगल रहा है। लेकिन 2014 में गैस का बादल G2 इस ब्लैक होल से बचने में कामयाब रहा और यह वैज्ञानिकों के लिए काफी झटका था। इस साफ सुथरी चाल ने बादल को इतना प्रसिद्ध क्यों बना दिया है? खगोल भौतिकी के संदर्भ में सभी बाधाएं G2 के खिलाफ थीं और इसे नहीं बनाना चाहिए था। एक ब्लैक होल की महाशक्ति चीजों को खींचने और उन्हें कभी जाने नहीं देने की क्षमता है। इसकी सीमा को दी इवेंट होराइजन कहा जाता है। जो कुछ भी कभी भी इस रेखा को पार करता है वह एक क्षुद्रग्रह, फोटॉन या यहाँ तक कि एक इंपीरियल स्टार डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है, हमेशा के लिए छेद के अंदर रहेगा। जब बादल धनु ए तारे से आगे बढ़ा तो G2 और घटना क्षितिज के बीच 40 बिलियन किलोमीटर की दूरी थी। यह वास्तव में बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए सूर्य और प्लूटो के बीच लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी है। क्या ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतनी बड़ी दूरी से किसी वस्तु को पकड़ सकता है? यह द्रव्यमान और ब्लैक होल के आकार पर निर्भर करता है। धनु एक तारे का वजन 4 मिलियन सूर्य के बराबर होता है और इसका व्यास लगभग सूर्य और बुध के बीच न्यूनतम डिस्क दूरी के बराबर होता है। अगर हम कल्पना करें कि एक ब्लैक होल मैग्नेटो है तो G2 उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोहे का सिक्का होगा। मैग्नेटो बहुत बड़ी चीजों को आसानी से बुला सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, ब्रह्मांड ने क्लाउड के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो G2 ने भौतिकी के नियमों को कैसे मात दी? कहानी 2006 में शुरू हुई। खगोलविदों की एक टीम ने हमसे 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैस क्लाउड G2 का पता लगाया। यह पृथ्वी से 3 गुना भारी था और मिल्की वे के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। गणनाओं ने संकेत दिया कि ब्लैक होल को बादल को खींचकर 8 साल में अलग करना था, लेकिन कुछ गलत हो गया। तस्वीरों से पता चला कि G2 लगभग 10 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से छेद की ओर आ रहा था, लेकिन फिर उसने छेद को गोल कर दिया और उससे भी तेज गति से दूर जाने लगा। वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष विफलता करार दिया। अनुसंधान शिक्षकों ने जल्द ही देखा कि जैसे ही यह धनु ए तारे के पास आ रहा था,
बादल अपनी दिशा में फैल गए लेकिन इसे पीछे छोड़ने के बाद मूल आकार में वापस आ गए। क्या अधिक है, G2 बहुत गर्म था और यह गर्मी अंदर से उत्तेजित थी। उत्तर स्पष्ट था, G2 एक बादल नहीं बल्कि एक तारे का घना वातावरण है। वह तारे का गुरुत्वाकर्षण था जिसने बादल को काले विशाल की ओर खींचे जाने से बचाया और इसके पिछले आकार को बहाल किया। जर्मनी के कोलोन विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकीविदों ने अपनी टिप्पणियों के अनुसार एक बयान दिया था, G2 में केवल एक नहीं बल्कि 3 शामिल है, तारे जिनकी अनुमानित आयु 1 मिलियन वर्ष है। जैसा कि हम देखते हैं, गैस बादल G2 को बचाने वाला चमत्कार यह तथ्य था कि यह वास्तव में एक बादल नहीं है, लेकिन यह दूर की आकाशगंगाओं के दिग्गजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। एक पूर्ण राक्षस कोमा में दुबक जाता है। बेरेनेस तारामंडल 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा के केंद्र में इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 21 बिलियन सूर्य के समान है और इसके घटना क्षितिज का आकार अर्थात अंतरिक्ष का क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना है, इतना मजबूत कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, 70 बिलियन किलोमीटर है। इतने व्यास के भीतर प्लूटो की कक्षा के लिए हमारे 3 सौर मंडलों के लिए पर्याप्त जगह से अधिक होगी। इस दूर की आकाशगंगा के लिए हमारे रास्ते में बस एक मामूली नेविगेशन त्रुटि और हमारा अंतरिक्ष यान है नष्ट किया हुआ। लेकिन विज्ञान के लिए ज्ञात ब्लैक होल के बीच एक पूर्ण रिकॉर्ड केनिस वेनेटी की तारामंडल में टोन 618 के पास है, जो 10 अरब से अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह वस्तु इंटरस्टेलर गैस को दृढ़ता से अवशोषित करती है और इसका द्रव्यमान 66 बिलियन सूर्य और 242 बिलियन किलोमीटर का व्यास है। इतना कमरा एक पंक्ति में 11 सौर मंडलों को फिट करने के लिए पर्याप्त है और इससे भी ज्यादा। इसलिए एक पेटू टोन 618 आजकल अधिक विशाल हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर हम इसे उसी तरह देखते हैं जैसे यह 10 अरब साल पहले हुआ करता था। हमारा ग्रह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित होगा, लेकिन यह ब्लैक होल के छोटे होने की तुलना में बहुत कमजोर होगा। कुछ समय के लिए लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि पृथ्वी इस काले राक्षस द्वारा खा ली जा रही है, क्योंकि समय बीतने की गति धीमी हो जाएगी। विनाशकारी परिवर्तन तुरंत नहीं होंगे। अतिविशाल ब्लैक होल के मामले में हम अपने शेष जीवन को इसके अंदर सामान्य रूप से जीने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन एक और संभावना है, सबसे अधिक संभावना है, पृथ्वी के घटना क्षितिज को पार करने से पहले अधिकांश मानवता नष्ट हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के कारण पृथ्वी लगातार हिलती रहेगी। कंपन की शक्ति केवल बढ़ेगी। शहरों का पतन शुरू हो जाएगा। पृथ्वी सुनामी से आच्छादित हो जाएगी। ज्वालामुखी जाग उठेंगे, जिनमें वे भी शामिल हैं जो सदियों से निष्क्रिय है। नए कई विस्फोट, राख से ढका आकाश, भूस्खलन, विशाल दोष, आग, ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी सूर्य के 66 बिलियन द्रव्यमान के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से टकराती है, तो भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 32 डेसिलियन मेगाजूल ऊर्जा है, या 32 शून्य के साथ 33 है। यह शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए 500 सेप्टिलियन बमों के बराबर है। ऐसी बमबारी के तहत पृथ्वी के भाग्य की कल्पना करना मुश्किल नहीं है, यह बस राख में बदल जाएगी। घटना क्षितिज को पार करने के बाद ब्लैक होल से बचना असंभव है, और कुछ भी हमें हमारे ग्रह के अस्तित्व की याद नहीं दिलाएगा। यह बस ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा। और वैसे अन्य ग्रहों को भी घटना क्षितिज पर खींच लिया जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आखिरकार ब्लैक होल सूरज को निगल जाएगा।
यहाँ तक कि अगर ग्रह बच गया तो यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। उनकी परिक्रमा बाधित हो जाएगी और परिणाम अपेक्षाकृत अनुमानित होगा। व्यक्तिगत रूप से आपका क्या होगा यदि आप किसी तरह सभी प्रलय से बच गए और ग्रह के साथ मिलकर खुद को एक ब्लैक होल में खींचा हुआ पाया? निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं है। हम ब्लैक होल के इंटीरियर के बारे में जो जानते हैं वह अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सिद्धांत से आता है। सापेक्षता का घटना क्षितिज से परे भौतिकी के सभी नियमों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अंतरिक्ष और समय अब आपस में जुड़ी हुई वास्तविकता नहीं है। एक ब्लैक होल के अंदर वे विलीन हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। वैज्ञानिक प्रचारक अमांडा गैफ्टर लिखती हैं कि जिस क्षण आप घटना क्षितिज तक पहुंचते हैं, आप एक स्थान पर जमने लगते हैं। तो यह किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को प्रतीत होगा, एक ग्रह, एक व्यक्ति, ब्लैक होल में कोई वस्तु जम जाएगा जैसे कि किसी ने उन्हें रोक दिया हो, और फिर वास्तविकता दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक वास्तविकता में आप ग्रह के साथ अलग हो जाएंगे या इवेंट होराइजन के पास हॉकिंग विकिरण की गर्मी से भस्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरे में आप जीवित और अहानिकर ब्लैक होल में गोता लगाएंगे, यानी आप होंगे जीवित और मृत दोनों। जब तक आप श्रोडिंगर की बिल्ली नहीं हैं, तब तक आप एक ही समय में जीवित और मृत नहीं रह सकते। लेकिन ब्लैक होल से सारा फर्क पड़ता है। एक और क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार आप घटना क्षितिज को पार नहीं कर सकते। आपको ब्लैक होल के बाहर रहना चाहिए। आखिरकार कोई भी जानकारी हमेशा के लिए खो नहीं जाती है, लेकिन दूसरी ओर भौतिकी के नियमों की आवश्यकता है कि आप घटना क्षितिज के माध्यम से जीवित और अहानिकर उड़े, अन्यथा सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो क्या होगा? इसका एकमात्र उचित स्पष्टीकरण पृथ्वी और आपका तत्काल क्लोनिंग है। यह अच्छी बात है कि अभी तक हमारे सौर मंडल में कोई ब्लैक होल नहीं है। आखिरकार 2011 में हबल ऑर्बिटल टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ब्लैक होल भी चल सकते हैं। हमें ब्लैक होल से क्यों डरना चाहिए? खैर, क्या आप अभी तक ट्रिपोफोबिया से पीड़ित हैं? छिद्रों का एक भयानक डर? नहीं? खैर, इस वीडियो को देखते रहिए। जून 2011 में वैज्ञानिकों ने हमसे लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक चमकीला तारा देखा। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खगोलविद 6 साल से इसका अध्ययन कर रहे थे और एक बहुत ही अजीब चीज के बारे में पता चला। समय के साथ तारे की रोशनी तेज होती गई, मानो कोई अदृश्य लेंस जैसी वस्तु उसके और हमारे बीच हो। इसके प्रेक्षकों ने सोचा कि लेंस में लौकिक अनुपात होता है। चूंकि लेंस ने स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया, बल्कि केवल इसे विकृत किया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 7 गुना द्रव्यमान वाला एक अदृश्य ब्लैक होल था। लेकिन करीब 300 दिनों के बाद ऐसा लगा कि लेंस गायब हो गया है। तारे के प्रकाश में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह ब्लैक होल स्थिर नहीं था। यह करीब 45 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बह रही थी। लेकिन यह कैसे संभव है? मुद्दा यह है कि एक सुपरमैसिव स्टार के जीवन चक्र के अंत में इसका कोर अपने ही वजन के नीचे ढह जाता है। इसके थर्मोन्यूक्लियर ईंधन के समाप्त हो जाने के बाद एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इन प्रसवों के बाद अक्सर एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट होता है। यह पता चला कि यह इतना विशाल हो सकता है कि यह कभी-कभी एक नवजात ब्लैक होल को एक तारे के गर्भ से बाहर और एक अनथीन इंटरस्टेलर यात्रा पर फेंक देता है।
लेकिन यह सिर्फ सुपरमैसिव ब्लैक होल ही नहीं है जो एक खतरा है। इनसे उत्पन्न होने वाले प्रभावों के क्या खतरे हैं? अंतरिक्ष की गहराई में कहीं एक असाधारण शक्तिशाली बम टिक टिक कर रहा है। यह फटने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दो ब्लैक होल के बीच यह टकराव लाखों सूर्यों के बल के साथ एक शॉक वेव को ट्रिगर करेगा। यह हमारे ब्रह्मांड के बहुत ताने बाने को हिला देगा और पृथ्वी को मिटा देगा। चीजों के ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह होगा एक पल में। खगोलविदों ने इस ब्लेजर बम को हाल ही में खोजा है, भले ही वे काफी लंबे समय से इसे सीधे देख रहे हों। पहली समान वस्तुएं 1950 के दशक के अंत में मिली और तुरंत वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। उनके शक्तिशाली रेडियो बीकन स्थित थे उन जगहों पर जहां ऐसा लगता है कि आसपास कोई तारा नहीं है। उस समय इन वस्तुओं को अर्धतारकीय रेडियो स्रोत कहा जाता था या सीधे शब्दों में कहा जाता था क्वासर। हालांकि शोधकर्ताओं ने जल्द ही और भी विचित्र अंतरिक्ष बीकन पाए, अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल क्वासर कारें जो घातक एक्सरे के साथ दूरबीनों की बौछार करती हैं और गामा किरणें। यह 80 के दशक में ही था कि खगोलविदों ने समझा कि वे गैलेक्टिक नाभिक को सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ देख रहे हैं, जो वे सब कुछ खा सकते हैं जिस तक वे पहुंच सकते हैं। बात यह है कि कुछ क्वासर हमें केवल एक साइड व्यू देते हैं, इसलिए हम उनके गर्म अभिवृद्धि डेस्क से आने वाली मंद रेडियो तरंगों से अधिक का पता नहीं लगा सकते हैं। उसी समय हम अन्य क्वासरों को ऊपर से देखते हैं, इसलिए ब्लैक होल के ध्रुव और एक्सरे और गामा किरणों का उत्सर्जन करने वाले शक्तिशाली निकास जेट सीधे हमारी ओर इशारा करते हैं। इन क्वासरों को ब्लेजर्स कहा जाता था। यदि उनमें से एक मिल्की वे के कोर में फट गया तो हमारे ग्रह को अपनी ओजोन परत को अलविदा कहना होगा और इसकी सतह पर सभी जीवन को सबसे खराब तरीके से अलविदा करना होगा। लेकिन यह विशेष अज्ञात क्वासर बहुत दूर है। यह हमसे 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और 30 वर्षों के अवलोकन के दौरान विज्ञान ने कभी नहीं देखा कि यह कोई खतरा पैदा कर रहा है। केवल 2021 में ही उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने एक विशाल टिकटिक वाले बम को घूरते हुए दशकों बिताए थे। जो चीज इस ब्लेजर को किसी भी अन्य नियमित ब्लेजर से अलग बनाती है वह है अस्थिर बीकन। क्योंकि ब्लैक होल पदार्थ को असमान मात्रा में निगलते हैं, नतीजतन वे एक गड़बड़ नियन संकेत की तरह अनियमित रूप से टिमटिमाते हैं। हालांकि 9 बिलियन वर्ष दूर स्थित इस ब्लेजर द्वारा उत्पन्न प्रकाश हर दूसरे वर्ष टिक जाता है, जैसे कि कोई रखवाला आता है और एक विशेष कार्यक्रम के अनुसार इसे खिलाता है। बहुत बुरा यह ब्रह्मांड में सच नहीं हो सकता। केवल पल्सर ही ऐसे सटीक चक्रों पर टिके रह सकते हैं, लेकिन उनके चक्रों को 1 सेकंड के अंशों में मापा जाता है। इसके अलावा वे छोटे न्यूट्रॉन सितारों के कारण होते हैं, न कि सुपरमैसिव ब्लैक होल के कारण। क्वासर के रूप में खगोलविदों ने उनमें से एक को केवल एक बार इस तरह टिकते देखा। क्या आप ओजे 287 गैलेक्सी के केंद्रक में उन लयबद्ध चमकों को देख सकते हैं? यह 100 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल है और 18 बिलियन सूर्य के वजन वाले एक राक्षस के चारों ओर अभिवृद्धि डिस्क को लगातार भेद रहा है। शक्तिशाली विस्फोटों का यही कारण है, हालांकि वे अनियमित भी हैं। कभी फ्लैश साल में एक बार होता है तो कभी दशक में एक बार। खगोलविदों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ब्लैक होल दूसरे के चारों ओर एक बहुत लंबी एटिपिकल कक्षा में घूमता है। अब तक यह विज्ञान के लिए ज्ञात एकमात्र क्वासर जोड़ी रही है। सबसे पहले
वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमारा ब्लेजर बम उस तरह का एक और जोड़ा था, लेकिन फिर वे असाधारण रूप से समयनिष्ठ द्विवार्षिक टिकिंग के स्पष्टीकरण के रूप में अभिवृद्धि डिस्क विस्फोटों का उपयोग करने में विफल रहे। तो आखिर हो क्या रहा है इस धमाके के साथ? खगोलविद संस्करणों की एक लंबी सूची से गुजरे और अंततः एक और भी आश्चर्यजनक सिद्धांत के साथ आए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत उज्जवल दीपक ठीक आपके चेहरे पर चमक रहा है। केवल यह रखा नहीं रहता है, इसके बजाय यह अपने स्टैंड पर अगल-बगल से चलता है। आप लगभग अंधे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दीपक मुड़ जाता है, आपको अब दर्द महसूस नहीं होता है और आपकी दृष्टि बहाल हो जाती है। यह झिलमिलाहट के तरीके के समान ही है, लेकिन सैकड़ों लाखों सूर्यों के द्रव्यमान के साथ एक सुपरमासिव ब्लैक होल क्या बना सकता है? यह कुछ ऐसा है जो समान द्रव्यमान वाला एक और सुपरमैसिव ब्लैक होल कर सकता है। क्या अधिक है, इसे अपने ब्लेजर के चारों ओर घूमना पड़ता है। ओजे 287 जोड़ी एक दूसरे की तुलना में 100 गुना अधिक निकट है। यदि हम इस ब्लेजर सिस्टम को अपने सौर मंडल के ऊपर रखते हैं, तो सेंट्रल ब्लेजर सबसे अधिक संभावना मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएगा और इसका साथी ऊर्ट क्लाउड की सीमा पर समाप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ केवल 2000 खगोलीय इकाई दूर है। अगर आपको लगता है कि ये दोनों राक्षस एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, तो आप गलत नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि वे 100 मिलियन वर्षों से एक दूसरे के पास आ रहे हैं और टक्कर के लिए पहले से ही 99% वजन को कवर कर चुके हैं। बक्सुआ मनुष्य। लेजर बम के फटने के बाद पृथ्वी का क्या होगा? LIGO के लिए धन्यवाद। एक अत्यधिक संवेदनशील ब्लेजर वेधशाला। हम जानते हैं कि ब्लैक होल के बीच दुर्घटना पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। सितंबर 2015 में मशीन ने 2 ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। उनमें से प्रत्येक 30 सूर्य जितना भारी था और जब वे एक दूसरे से टकराते थे तो पूर्वसौर द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण शॉक वेव के हिस्से के रूप में जारी किए जाते थे। यह प्रकाश की गति से पृथ्वी और हम सभी के पास से गुजरा। भले ही हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि विस्फोट कमजोर था, इसलिए अंतरिक्ष का विस्तार हुआ और परमाणुओं की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर सिकुड़ गया। इस बार ब्लेजर बम से ब्लैक होल के बीच टकराव से अभूतपूर्व रूप से मजबूत शॉक वेव उत्पन्न होगी। कम से कम 1 करोड़ सूर्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे। हमें अलग अलग परमाणुओं के बराबर अंतरिक्षमय में आंसू का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की शॉक वेव क्या करने में सक्षम है? शायद यह एक पल के लिए सूर्य में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को रोक सकता है या परमाणुओं के बीच के बंधन को तोड़ सकता है और हमारे ग्रह को विघटित कर सकता है। अगस्त 2019 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने वाले कन्या इंटरफेरोमीटर ने एक बहुत ही असामान्य टक्कर पकड़ी। यहाँ ऐसा लग रहा था वह एक ब्लैक होल था जो एक और बड़ी वस्तु को निगल रहा था। यह पृथ्वी से 770 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुआ और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। एक बात स्पष्ट है, वह एक मृत तारे का कुछ अवशेष था जो ज्ञात न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल के बीच की सीमा पर मौजूद था। उस स्थान पर जहां एक शून्य के सिवाय कुछ भी मौजूद नहीं माना जाता है। और यद्यपि यह वस्तु एक्स टक्कर के बाद हमेशा के लिए गायब हो गई, यह ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को बदल सकती है। लेकिन न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल के बीच का अंतर कहां से आया? वस्तु एक्स वास्तव में कितनी असाधारण हो सकती है? और तारे मरने के बाद किन वस्तुओं में बदल जाते हैं?
ऑब्जेक्ट एक्स एक नियमित सूर्य जैसे तारे से विकसित क्यों नहीं हो सका? हम जानते हैं कि ऐसा तारा सबसे पहले एक लाल दैत्य में परिवर्तित होता है और फिर अपनी बाहरी परतों को त्याग कर एक सफेद बौना बन जाता है। यह एक विचित्र शरीर है। इसके द्रव्यमान की तुलना सूर्य के द्रव्यमान से की जा सकती है, लेकिन यह पृथ्वी से मुश्किल से ही बड़ा है। इसमें लगभग कोई संलयन प्रतिक्रिया नहीं होती है और इसकी मंद रोशनी एक तारे की अवशिष्ट ऊष्मा होती है। वास्तव में एक सफेद बौना एक बमुश्किल टिमटिमाता हुआ शव है। एक सिमुलेशन में नासा के वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्ट एक्स के बजाय इसे रखने की कोशिश की और देखा कि ब्लैक होल ने इसे एक फ्लैश के साथ अवशोषित कर लिया। हालांकि जब वह रहस्यमय टक्कर हुई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या अधिक है, सफेद बौने ऑब्जेक्ट एक्स के रूप में बड़े पैमाने पर नहीं हो सकते हैं। चंद्र साखर सीमा एक सफेद बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान है और इसका मतलब है कि यह सूर्य से 1.4 गुना अधिक भारी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर वस्तु एक्स की खोज करते समय हम इस सिद्धांत का परीक्षण करते हैं और दो छोटे सफेद बौनों को आपस में टकराते हैं? पृथ्वी से 7000 प्रकाश वर्ष दूर कैसियोपिया के तारामंडल में ठीक ऐसा ही हुआ था। दो सफेद बौनों के एक जोड़े ने एक उज्जवल और बहुत ही आकर्षक उत्पादन किया, ज़ोंबी स्टार। सारे पदार्थ को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन अगर भौतिकी के किसी अज्ञात नियम ने ब्लैक होल के जीवन का पहला नाश्ता खराब कर दिया, तो यह इसे एक संभावित वस्तु एक्स भी बना देता है। वास्तव में हमारे सभी संस्करण इतने विचित्र हैं कि जो भी हमारा अजनबी वास्तव में है, वैसे भी यह खगोल विज्ञान के लिए एक सफलता है। किस ब्लैक होल ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया था और इसलिए विशेष रूप से खतरनाक है? रूसी शोधकर्ताओं निकोलाई गोरकवी और सर्गेई तुल्बाशेव के एक नए अध्ययन ने वास्तव में वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया, क्योंकि यह अब तक एकल ब्रह्मांड के मानक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल से हटा दिया गया है। इन दो खगोल भौतिकीविदों ने सुझाव दिया है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत विस्तार और संकुचन चक्रों से गुजरता है, जिसे आमतौर पर चक्रीय या दोलनशील मॉडल कहा जाता है। बहुत सारे बिग बैंग्स और बिग क्रंचेज के बारे में सोचें। भौतिकी और खगोल विज्ञान से दूर लोग सोचेंगे, ठीक है, अगर मैं सिकुड़ गया तो मुझे शायद पता चलेगा कि प्रक्रिया को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यह सब समझने में मदद करूंगा, क्योंकि जैसा कि यह पता चला है, हम वास्तव में अगला संकुचन या क्रंच देख सकते हैं। ये वैज्ञानिक सुपर डुपर मैसिव ब्लैक होल बनने की संभावना का भी उल्लेख करते हैं, जो अंततः हमारे पूरे ब्रह्मांड को खा जाएगा। और इसका मतलब है हमारे साथ इसके अंदर। ब्लैक होल ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करते हैं? हम अक्सर इस तथ्य से भ्रमित होते हैं कि पृथ्वी के महासागरों का केवल 5% ही खोजा गया है। लेकिन हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। सुपरमैसिव ब्लैक होल से जुड़ी प्रक्रियाओं का ज्ञान तब बढ़ा जब गोरखावी और तुल्बाशेव ने इस मुद्दे को उठाया। इन दिनों माना जाता है कि ब्रह्मांड में बड़ी आकाशगंगाओं के रूप में कई सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। लगभग 2 ट्रिलियन एक बड़े के साथ ब्लैक होल उनमें से अधिकांश के केंद्र में है। लेकिन उनकी खोज स्पष्ट रूप से कठिन और समस्याग्रस्त है। आधुनिक भौतिकी जानती है कि हमारे ब्रह्मांड का 85% द्रव्यमान कुछ अज्ञात है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, और यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो अधिकांश ऊर्जा है, यह कुछ अज्ञात भी है। मूल रूप से हमें बस इस बात का बहुत कम अंदाजा है कि इस बिंदु पर हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा किस चीज से बना है।
डार्क मैटर के बारे में हम सभी निश्चित रूप से जानते हैं कि यह आकाशगंगाओं को अपने गुरुत्वाकर्षण भार के साथ एक साथ रखने वाले गोंद के रूप में कार्य करता है। वास्तव में इस तरह हमने इसे खोजा क्योंकि जब हम आकाशगंगाओं को देखते हैं तो उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त दृश्य पदार्थ नहीं होता है, मतलब स्टार सिस्टम, और जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। हम अनुमान लगाते हैं एक रहस्यमय शक्ति है, ब्रह्मांड अलग तेजी से और तेजी से हर जगह। यह स्थिति इतनी विकट है कि कुछ भौतिकविदों ने हताशा से बाहर गुरुत्वाकर्षण के नियम को बड़े पैमाने पर टिप्पणियों को फिट करने के लिए समायोजित करने का सुझाव दिया है ताकि हम किसी तरह काले पदार्थ को बाहर कर सकें। इसलिए यह खबर कि ब्लैक होल के द्रव्यमान का लाभ और हानि ब्रह्मांड के सिकुड़ने के साथ शामिल हो सकता है, ब्रह्मांड विज्ञान के हलकों में कुछ हद तक हुड़दंग का कारण बना। अधिकांश भौतिक विज्ञानियों ने ऐसी बातों के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी आकाशगंगा के बाहरी इलाके में निकट पृथ्वी वस्तुओं और सितारों के दूर जाने की दूरी देखी है। हबल की मदद से हमने पाया कि ब्रह्मांड 74.03 प्लस या माइनस 1.42 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापारसेक की दर से विस्तार कर रहा है। अब तक आप में से कुछ के लिए ये केवल अजीब, समझ से बाहर की संख्याएं हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे साथ रहो। बात यह है कि प्लैंक नामक एक अन्य स्पेस टेलीस्कोप से अवलोकन, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB की निगरानी करता है, हमें पूरी तरह से अलग डेटा देता है, केवल 67.66 प्लस या माइनस 0.42 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापारसेक अंतरिक्ष। प्लैंक मूल रूप से चीजों को और दूर देखता है, और इसका मतलब है कि पुराने समय में और पीछे। तो यह पता चला है कि हमसे दूर ब्रह्मांड के विस्तार की दर इसके करीब होने की तुलना में कम है। लेकिन वास्तव में यदि ब्रह्मांड का विस्तार अतीत में बड़े पैमाने पर नुकसान के कारण हुआ था, तो बहुत दूर के अतीत में विस्तार की दर आज की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न होगी। लेकिन फिर भी डार्क एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? यह हमारी आकाशगंगा से अरबों प्रकाश वर्ष दूर होने की तुलना में हमारे निकट के क्षेत्रों में अधिक शक्तिशाली क्यों है? और 2016 में हुई गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संबंध में खगोलीय क्रांति और भी अधिक संदिग्ध है। LIGO नामक अमेरिकी गुरुत्वाकर्षण लहर डिटेक्टर ने विभिन्न सांख्यिकीय महत्व के दर्जनों संकेत प्राप्त किए, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक की विश्वसनीयता का स्तर बहुत अधिक था। उनमें से लगभग सभी में गुरुत्वाकर्षण तरंगें हैं जो 2 ब्लैक होल के विलय के कारण होती हैं। तो इतने सारे ब्लैक होल कहां से आए? जाहिर है इन संरचनाओं के लिए कुछ अप्रत्याशित स्रोत होना चाहिए। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि इस तरह के स्रोत के रूप में क्या काम कर सकता है, और यह फीनिक्स ब्रह्मांड है। इस विचार के अनुसार मौजूदा ब्रह्मांड संकुचन और विस्तार के कई चक्रों से गुजरा है। हमारा चक्र पहला नहीं है और सबसे अधिक संभावना 100वां भी नहीं है। यह अनगिनत चक्रों में से सिर्फ एक है, जैसे कई जो पहले आए और कई जो बाद में आएंगे। प्रत्येक चक्र के पहले चरण में हमारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और अब यही हो रहा है। यह एक चरम आकार तक पहुंच जाता है और फिर दूसरे चरण में यह सिकुड़ने लगता है। इस संपीड़न या संकुचन के साथ ब्लैक होल के बीच की दूरी लगातार कम हो जाती है और सिकुड़ते चक्र के अंतिम चरण में ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष नहीं हो जाता है, जैसा कि अभी है, लेकिन केवल लगभग 10 प्रकाश वर्ष हो जाता है। जैसे ही ब्लैक होल एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, उनकी संख्या आधी हो जाएगी
तब ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान लगभग 5% कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान रहित गुरुत्वाकर्षण तरंगों में परिवर्तित हो जाता है। शेष ब्लैक होल में वे एक दूसरे में विलय जारी रख सकते हैं और ब्रह्मांड का द्रव्यमान बार बार 5% कम होता रहेगा। लगभग 10 प्रकाश वर्ष के संकुचन तक पहुंचने के बाद CMB के संपीड़न से अब 10 बिलियन केल्विन तापमान के साथ भारी तत्वों के सभी परमाणु समवर्ती रूप से क्षय हो जाते हैं। ब्लैक होल का विलय अधिकांश द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण तरंगों में बदल देता है और जब यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तो ब्रह्मांड का संकुचन रुक जाता है और यह तेजी से फैलने लगता है। तुलबाशेव और गोरखवी के मॉडल में पल को बिग बैंग के रूप में व्याख्या किया गया है, जो फीनिक्स यूनिवर्स के अगले विकास चक्र की शुरुआत है। आप पूछ सकते हैं कि अगर हमारा ब्रह्मांड अभी विस्तार की प्रक्रिया में है तो हमारा बटा हुआ ब्रह्मांड सिकुड़ना कैसे शुरू हो सकता है? खैर, जब ब्लैक होल टकराते हैं तो यह उल्लेख किया जाता है कि वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्सर्जित करते हैं। संकुचन फीनिक्स यूनिवर्स का विकास एक विशाल पेंडुलम के काम के समान है। जैसे ही पेंडुलम ऊपर की ओर झूलता है, इसकी गतिज ऊर्जा संभावित ऊर्जा में बदल जाती है। ऊपर की ओर वेग धीरे धीरे कम हो जाता है, अंत में एक चोटी से टकराता है और फिर पेंडुलम फिर से नीचे की ओर झूलता है। ब्रह्मांड जैसा कि यह फैलता है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की ऊर्जा को द्रव्यमान में तब तक बदल देगा जब तक कि द्रव्यमान इतना अधिक न हो जाए कि विस्तार को संकुचन से बदल दिया जाए। लेकिन इस प्रक्रिया के होने के लिए ब्रह्मांड को पहले डार्क मैटर के हस्तक्षेप की जरूरत है। क्या हम इसका अवलोकन कर पाएंगे? शायद पृथ्वी और किसी अन्य आकाशगंगा के तारे के बीच से गुजर रहा हो। डार्क मैटर के गहरे गोलाकार गुच्छों से एक गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रभाव पैदा होने की संभावना है, जिसे हम देख सकते हैं। इस बात की संभावना है कि इसे आकाश के अन्य क्षेत्रों से अलग करना आसान होगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है। तो क्या हमें पता चलेगा कि हम कब ब्लैक होल में प्रवेश कर चुके हैं? हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि अगर कोई चीज हमारे पूरे ब्रह्मांड को खा जाती है तो वह एक पूरी नहीं होगी। यह अनगिनत ब्लैक होल का विलय होगा। हम अक्सर इस विचार से डरते हैं कि यदि हम एक ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो हम स्पेगेटी की तरह फैल जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम पहले पैर में प्रवेश करते हैं तो हमारे पैर हमारे सिर से तेजी से खींचे जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लैक होल में गिरने से हमें स्पेगेटिफिकेशन और मौत का सामना तभी करना पड़ेगा जब छेद छोटा होगा। हम सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ कुछ मेगा उबर सुपर विशाल से भस्म हो जाएंगे। आपके सिर और आपके पैरों पर ज्वारीय बलों के प्रभाव के बीच का अंतर नगण्य होगा। सबसे अधिक संभावना है ऐसी वस्तु में प्रवेश करना न केवल दर्द रहित होगा बल्कि अगोचर भी होगा। हम में से अधिकांश के लिए, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया कि गर्मी अभी बीत गई है और आपको कोई मजा नहीं आया। खगोलविद इस प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक पालन करेंगे। वे दूर की आकाशगंगाओं में रेडशिफ्ट को धीरे धीरे लुप्त होते देखेंगे। इसका मतलब होगा कि मुख्य ब्लैक होल का किनारा आ रहा है। फिर सब कुछ अचानक नीले रंग में बदल जाएगा। ब्रह्मांड विस्तार से अनुबंध तक जाएगा। वास्तव में यह अंतिम संकेत होगा कि हम एक ब्लैक होल द्वारा भस्म कर दिए गए हैं। तो यह बात है, आपको इंटरस्टेलर की तरह बुककेस के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। यह तथ्य आपको खुश करना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ा रहस्य जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता है वह हरक्यूलिस तारामंडल में आकाशगंगा है, जो 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है।
रेडियो उत्सर्जन के प्रमाणों को देखते हुए एक ब्लैक होल हुआ करता था जो संभवतः टन 618 से भी अधिक विशाल हो सकता था। हालांकि यह अब वहां नहीं है। बेशक ब्लैक होल वाष्पित हो सकते हैं, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें खरबों साल लगते हैं। तो इस अंतरिक्ष राक्षस का क्या हुआ, यह हमारी समझ से परे है। हमें शांत करने वाली एक ही बात है कि ये सभी ब्लैक होल हमसे बहुत दूर हैं। रहस्यमय डार्क मैटर के बारे में एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है, कहता है कि ब्लैक होल वस्तुतः हर जगह है। वे अभी बहुत छोटे हैं। एक दिन वे सूक्ष्म आकार में फंस गए और अब वे न तो बढ़ सकते हैं और न ही वाष्पित हो सकते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक धरती के हर बड़े शहर में कम से कम एक माइक्रो ब्लैक होल होता है। कमेंट में लिखें कि आपके शहर के किस नगर या बिल्डिंग में ऐसे राक्षस छिपे हो सकते हैं। क्या यह संभव है वे घर घर जा रहे हैं और हमारी वॉशिंग मशीन से मोजे चुरा रहे हैं? के बारे में सोचने के लिए कुछ